Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan Best Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 लेटेस्ट पेपर पार्ट 5। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का जो लेटेस्ट पेपर है उसका हम पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हम पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो ये पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका हम क्वेश्चंस देखते हैं। 21 क्वेश्चंस पे हम आ गए थे। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ आइकन्स ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से आया है और इसमें पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो उस दरमियान में आइकन्स का मूवमेंट किस तरह से होता है, उसका सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। सो फर्स्ट है Na+ चैनल ओपन होते हैं एंड Na+ बिगिन टू एंटर द सेल, एंटर होते हैं। देन V है K+ कंटेन टू लीव द सेल, कॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिटर्न टू रेस्टिंग लेवल। C है K+ चैनल ओपन, K+ बिगिन टू लीव द सेल। देन D है K+ चैनल क्लोज हो जाते हैं एंड चैनल रेस्ट एंड Na+ चैनल बिकम रिफैक्ट्री और नन ऑफ द एंटर द सेल। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, अगर हम यहाँ से लगाएं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, Na+ चैनल ओपन होते हैं एंड Na+ बिगिन टू एंटर द सेल और Na+ फिर अंदर चला जाता है इंट्रासेलुलर में। ओके, सो ये पहला मतलब ए तो आना ही है। तो यहाँ पे ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे तो ए सब में है, मतलब कि ये 4 वाला तो अपने आप ही कट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। सो इसके बाद आ जाता है K+ चैनल ओपन एंड K+ बिगिन टू लीव द सेल। फिर क्या हो जाता है, जो K+ चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं और K+ जो पोटेशियम आयंस है वो बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ से ये C, तो अगर दो ऑप्शंस भी बना लिए तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दूसरा। ओके, इसका दूसरा सही आंसर है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं ए और सी, फिर इसके बाद आएगा ई कि Na+ चैनल बिकम रिफैक्ट्री एंड नो मोर Na+ एंटर द सेल। फिर क्या हो जाता है, रिफैक्ट्री पीरियड आता है तो Na+ चैनल फिर ओपन नहीं होते, ना ही कोई Na+ आइकन्स जो होता है वो सेल के अंदर जाते हैं। ओके, सो ई हो जाएगा। फिर देन इसके बाद आएगा बी क्या है कि K+ कंटेन टू लीव सेल अक्रॉस मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रेस्टिंग लेवल। फिर K+ लीव द सेल, बाहर चले जाएंगे और धीरे धीरे रेस्टिंग लेवल में सेल आ जाएगा। देन फाइनली क्या होगा, डी आएगा कि K+ चैनल फिर क्लोज हो जाएंगे और Na+ चैनल रीसेट होने लगेंगे। सो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है दूसरा। ओके, इसका आंसर है क्या है, दूसरा इसका आंसर है। अब इसका हम विथ डिटेल देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। सो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ये है फर्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, सबसे पहले तो रेस्टिंग में है सेल। तो सबसे पहले होगा थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन होता है, थ्रेशोल्ड में चीज़ें जाती हैं। देन इसके बाद पीक आ जाता है, पीक एक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है और फिर पीक एक्शन पोटेंशियल होता है। देन इसके बाद सेल रेस्टिंग में जाती है, सो रिपोलराइजेशन होगा। देन फाइनली हाइपरपोलराइजेशन होता है, वो इसी के बीच जो हो जाता है वो रिफैक्ट्री पीरियड यहाँ पे आता है कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल ऑकर नहीं होता इस दरमियान में। सो इसका थ्योरी देखें। So, a stimulus from a sensory cell or another neuron cause the target cell to depolarize toward the threshold potential. Okay, so यहाँ पे threshold potential होगा, depolarize होगी सेल, so the threshold excitation is reached and जब threshold excite होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, so Na+ चैनल क्या हो जाते हैं, Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं एंड मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो जाता है। मेम्ब्रेन जो होगी वो डिपोलराइज होगी, यहाँ पे ये डिपोलराइजेशन होता है। देन इसके बाद एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल K+ चैनल ओपन होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे K+ चैनल ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे K+ चैनल ओपन हो जाएंगे, K+ चैनल ओपन हो जाएंगे। सो फिर क्या होगा, बिगिन टू लीव द सेल एट सेम टाइम Na+ क्लोज हो जाएंगे। सो जो K+ चैनल है वो इंट्रासेलुलर के बाहर निकलेंगे और Na+ वो अंदर जाते हैं और ये बाहर निकलते हैं। ओके, और फिर Na+ क्लोज हो जाएंगे। देन द मेम्ब्रेन बिकम हाइपरपोलराइज, सो K+
आयन कंटिन्यू टू लीव द सेल। सो जब हाइपरपोलराइजेशन होता है तो कंटिन्यू के प्लस तो बाहर निकलती ही रहती हैं। सो हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाती है। ओके, फिर के प्लस चैनल क्लोज हो जाती हैं एंड Na प्लस ट्रांसपोर्टर रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर कुछ पंप होते हैं वो रीस्टोर कर जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम पंप होते हैं। सो वो रीस्टोर करते हैं, सोडियम के कुछ आयंस को अंदर लेते हैं और सोडियम के कुछ आयंस को बाहर फेंकते हैं और पोटेशियम के कुछ को अंदर लेते हैं जिससे रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाए। सो ये आपका इस तरह से सीक्वेंस चलता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड आएगा। सो लोकल पोटेंशियल चार्ज गेटिंग पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और Na प्लस क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था कि Na प्लस चैनल ओपन होंगे एंड Na प्लस विगिन टू द एंटर द सेल, सेल के अंदर जा रहे थे। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ फिर आएगा ये डिपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन। क्लोजर द Na प्लस क्लोज हो गए, फिर Na प्लस एंड ओपनिंग ऑफ के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल। अब जो के प्लस चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ देखिए ये है ओपन हो गए थे यहाँ पे ए, फिर आएगा सी, के प्लस चैनल ओपन एंड के प्लस लीव द सेल, फिर सेल के प्लस बाहर निकलने लगेंगे। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन, वोल्टेज डिपेंडेंट के प्लस चैनल रिमेन ओपन आफ्टर पोटेंशियल रीच द रेस्टिंग लेवल। ये ओपन ही रहते हैं जब तक फिर रेस्टिंग लेवल पे नहीं जा पाओ। यहीं पे रिफैक्ट्री, यहाँ पे रिफैक्ट्री पीरियड यहाँ पे आता है। ओके, सो ये हो जाता है हमारा पूरा सीक्वेंस। अब यहाँ देखते हैं थ्योरीज के फॉर्म में कि एन एक्शन पोटेंशियल बिगिन व्हेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन नोन एज अ Na, जिसे हम Na बोलते हैं, चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम वाली चैनल ओपन होती हैं। सो दिस लीड टू एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम ion move down their concentration gradient and cell membrane begin the depolarization। so Na प्लस चैनल ओपन हो जाती हैं। सो Na प्लस जो है, जैसे कि ये चैनल है, ये चैनल है यहाँ पे और Na प्लस यहाँ पे है, Na प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे पोटेशियम वाली है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है। ओके, सो Na प्लस की जब ओपन होंगे ये गेट ओपन हो जाएगा। सो ये Na प्लस जो है वो अंदर चला जाता है, यहाँ आ जाते हैं Na प्लस इस तरह से अंदर चले जाते हैं। सो सेल जो हो जाएगी वो डिपोलराइजेशन में चली जाती है। फिर दीज लीडिंग द ओपनिंग मोर Na प्लस चैनल सो दैट मेम्ब्राइज डिपोलराइज इवन फर्दर द कंटिन्यू अंटिल अवेलेबल Na चैनल आर ओपन ही रहती हैं एंड द एक्शन पोटेंशियल रीच कहाँ तक जाता है, +40 तक जाएगा। मीन्स यहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा +40 तक। एक सेकेंड, यहाँ +40 तक ये चला जाता है मेम्ब्रेन। ओके, फिर क्या हो जाता है, द मोर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस देन कॉज द चैनल टू डीएक्टिवेट सो दैट नो सोडियम कैन एंटर द सेल। फिर क्या होगा, वहाँ पे डीएक्टिवेट शुरू हो जाते हैं सोडियम चैनल के। फिर क्या होता है कि पोटेंशियल चैनल्स जो होते हैं वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। सो एज द प्योरिटी द सेल मेम्ब्रेन रिवर्स वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ऑल्सो ओपन होंगे एंड लीडिंग द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द पोटेशियम। सो ये क्या हो जाता है, आउटवर्ड फ्लो मतलब बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ओके, सो ये क्या है, ये है ये। अब पोटेशियम वाले चैनल थे यहाँ पे। ओके, और यहाँ क्या था, Na प्लस, यहाँ Na प्लस था। तो यह पोटेशियम वाला ये बाहर जाने लगेगा, ये पोटेशियम वाला धीरे धीरे छोटे छोटे पोटेशियम यहाँ बाहर जाने लगेंगे और सोडियम वाले क्या थे, अंदर आने लगे थे। सोडियम वाले Na प्लस अंदर आने लगे थे। सो इस तरह से ये वर्किंग चलती है, इनका सीक्वेंस चलता है। पहले सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम अंदर गए, फिर पोटेशियम वाले ओपन हुए, पोटेशियम बाहर गए। सो दीज स्टे ओपन इवन द Na प्लस चैनल इनएक्टिवेट सो दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव अगेन इनफैक्ट ओवरशूट एंड रेस्टिंग लेवल पर जाता है। तो रेस्टिंग में फिर जैसी ही सेल जाएगी, मतलब कि यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल हुआ, अब यहाँ ये रेस्टिंग लेवल पे जाएगी तो 70 से 90 मिलीवोल्ट तक जाता है। तो इस द पॉइंट इन टाइम इज नोन एज रिफैक्ट्री पीरियड। जब ये नीचे की तरफ जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिफैक्ट्री पीरियड। यहाँ पे ये रिफैक्ट्री पीरियड हो जाता है, यहाँ पे ये रिफैक्ट्री पीरियड होगा।
ये वाला पीरियड रिफैक्ट्री हो गया कि कोई भी Na+ अंदर नहीं आएंगे. सो द रेस्टिंग पोटेंशियल इज रीस्टोर द सोडियम पोटेशियम पंप विच कंटिन्यू पंप आउट 3 सोडियम एंड एवरी 2 पोटेशियम आयंस. जब ये रेस्टिंग लेवल में होता है तो क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को एक जैसा करने के लिए क्या हो जाता है कि कुछ पोटेशियम पंप आते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं, वो पंप वो कुछ सोडियम वाले को बाहर फेंकते हैं. 3 सोडियम बाहर फेंक दिया और 3 सोडियम बाहर फेंक दिया और 2 सोडियम जो पोटेशियम वाले बाहर गए थे वो अंदर लेके आ गए, 2 पोटेशियम वाले को अंदर ले आए. तो इस तरह से रेस्टिंग लेवल बनाने लगते हैं कि अदर एक्शन पोटेंशियल हो तो उनका कंसंट्रेशन वैसे ही हो जाए कि बाहर ज़्यादा सोडियम होना चाहिए और अंदर पोटेशियम होना चाहिए. तो इस तरह से इनकी ये प्रोसेस चलती है. ओके, आई होप ये सब क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें कि किस तरह से चलती हैं. तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि Na+ चैनल ओपन हुए एंड Na+ बिगेन टू एंटर द सेल, और Na+ क्या हो गया, एंटर हो गया, सेल के अंदर चला गया. फिर आएगा K+ चैनल ओपन हुए और K+ लीव द सेल, सेल से बाहर चलेगा, मीन्स पोटेशियम वाले बाहर चले गए. फिर आएगा Na+ चैनल बिकम रिफैक्ट्री. अब जब जो सेल था यहाँ से देखिए आप, इस तरह से ये बनता है. सो Na+ यहाँ ओपन हुए, डिपोलराइजेशन हुआ, यहाँ एक्शन पोटेंशियल हुआ और यहाँ Na+ चैनल जो थे वो बंद हो गए और यहाँ पोटेशियम वाले ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम वाले ओपन हो गए. अब जैसे ही यहाँ पे जाएगी सेल, रेस्टिंग लेवल पे जाएगी सेल, सो ये रेस्टिंग लेवल पे क्या हो जाता है, रिफैक्ट्री पीरियड में चली जाएगी. यहाँ पे रिफैक्ट्री पीरियड हो जाएगा कि कोई भी Na+ ना तो अंदर आएगा और ना ही कोई एक्शन पोटेंशियल होगा. सो Na+ चैनल रिफैक्ट्री, नो मोर Na+ एंटर द सेल. सो ई यहाँ पे ये आ जाता है. फिर आता है B, फिर क्या है, K+ कंटिन्यू लीव द सेल, कॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग टू रेस्टिंग लेवल. फिर K+ लीव द सेल मीन्स K+ अंदर आएंगे और जो पंप का काम था सो वो अंदर आ जाते हैं और सोडियम वाले बाहर चले जाते हैं ताकि जो रेस्टिंग लेवल है वो बना रहे. फिर इसके बाद होगा D आ जाएगा, K+ क्लोज हो जाएंगे एंड Na+ रीसेट होने लगेंगी, दूसरे एक्शन पोटेंशियल की तरफ चीज़ें चली जाएंगी, दूसरे एक्शन पोटेंशियल होने लगेगा. यहाँ तक आया, फिर ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ से क्रिएट होने लगेगा यहाँ से. ओके, सो ये पूरी वर्किंग थी एक्शन पोटेंशियल की. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. देन अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. सो इन्फॉर्म, ये 22 क्वेश्चंस है. इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट्स इज सजेस्ट वाई डेनर एंड क्रेडल इंक्लूड द कंपोनेंट. अब जो डेनर एंड क्रेडल ने इन्फॉर्म कांस्टेंट में कौन कौन से कंपोनेंट दिए हैं वो आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या है, वॉलेटियरिज्म, देन रिसर्च कॉम्पिटेंस, देन इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रहेंशन. सो इसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या है. तो इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ACD ये होगा, तीसरा वाला यहाँ पे सही आंसर होगा. ओके, सो A वॉलेटियरिज्म भी आएगा, देन C इन्फॉर्मेशन और कॉम्प्रहेंशन. सॉरी, रिसर्च कॉम्पिटेंस नहीं आना है यहाँ पे, रिसर्च कॉम्पिटेंस नहीं आएगा इनके कंपोनेंट पे. सो वॉलेटियरिज्म, इन्फॉर्मेशन और कॉम्प्रहेंशन, ये पहली बार ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं आया इससे क्वेश्चन. सो इस तरह की चीज़ें ये NTA वाली न्यू डालते रहते हैं. सो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है. व्हाट मीन्स बाय द इथिक्स, ये क्वेश्चंस जो है इन्फॉर्म कांस्टेंट, ये क्या है, इथिक्स का क्वेश्चंस है. इथिक्स से ये लिए गए हैं कि हमें अपने क्लाइंट से को सारी चीज़ें बताना है और उनसे कांस्टेंट लेना है कि आप इस चीज़ को करने के लिए एग्री हैं या नहीं. तो ये डिटेल में देखें. सो व्हाट इज़ मीन बाय द इथिक्स, इथिक्स का मीन्स क्या है, इथिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ईथोस से लिया गया है जिसका मीन्स क्या है, कैरेक्टर. इन कैरेक्टर है कि हमें जब क्लाइंट को जब हम डील करते हैं तो किस तरह से मोरल चीज़ों को लेकर डील करना होता है. ये मोरल प्रिंसिपल है, राइट एंड रॉन्ग, कि क्या राइट है इस क्लाइंट के साथ कर रहे हैं और क्या रॉन्ग है. तो वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही हम आगे चलते हैं. सो द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी टू डील विथ मोरल प्रिंसिपल, जब भी हम अपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कि जानवरों जैसा बर्ताव करें, इनफैक्ट यहाँ तक कि जब भी एनिमल्स पे भी रिसर्च होती है तब भी बहुत सारी इथिक्स को फॉलो करना होता है.
सो प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन डूइंग द एक्टिविटी। अब ये एथिक्स क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल हो जाती है, गाइडलाइन हो जाती है कि आपके लिए वर्क कैसे करना है, क्या सही है आपके लिए करना और क्या गलत है। सो ये सारी चीज़ें एथिक्स कहलाती हैं। ओके, एथिक्स रेफर टू वेयर द पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज राइट और रॉन्ग, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो भी हम अपने सेशन में कर रहे हैं या किसी क्लाइंट की काउंसलिंग ही कर रहे हैं तो क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, किस तरह की चीज़ें हमें उसके साथ करना है कि उसको हार्म ना हो। तो वो सारी एथिक्स कहलाती हैं वो सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ देखें इन्फॉर्म कांस्टेंट क्या है। इट हैज़ बीन डिफाइंड, जो कि डिफाइन किया था डेनर एंड क्रेडल ने। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि डेनर एंड क्रेडल ने इन्फॉर्म कांस्टेंट दिया है। ओके, देन इसके बाद क्या है, द प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल चूज वेदर टू पार्टिसिपेट इन एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म ऑफ दैट दैट वुड लाइक इन्फ्लुएंस द अदर डिसीजन। सो यहाँ पे एक तरह से ये है, सिंपल फॉर्म में बताएं कि जो भी क्लाइंट होता है सामने बैठा रहता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि उसका जो भी प्रोसीजर है वो किस किस दरमियान से होके जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, और अगर आपकी कोई भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट ही रखेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो सारी चीज़ों का इन्फॉर्म कांस्टेंट उससे लेना पड़ता है, मींस एक एग्रीमेंट लेना पड़ता है उसके साथ वर्क करने के लिए। ओके, देन इसके बाद देखें दिस डेफिनेशन गोस द फॉलोइंग एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या है जो डेनर ने दिया था, सबसे पहले कंपिटेंस, फिर वॉलिटरिज्म, फिर फुल इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रहेंशन। सो हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या था, वॉलिटरिज्म था, देन फुल इन्फॉर्मेशन था एंड कॉम्प्रहेंशन था, कंपिटेंस नहीं था। आई थिंक देख लेते हैं। सो यहाँ पे वॉलिटरिज्म था, इन्फॉर्मेशन था और कॉम्प्रहेंशन था। रिसर्च कॉम्पिटेंसी देखिए यहाँ पे इनका ये कंपोनेंट नहीं है, सो इस वजह से ACD मीन्स तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, सो ये इनके कंपोनेंट है। कंपिटेंस, रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर इंडिविजुअल विल मेक करेक्ट डिसीजन आफ्टर गिविंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो एक कंपिटेंस होना चाहिए कि कम की जो भी रेलिवेंट डिसीजन है या इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे फिर हमें करेक्ट डिसीजन लेना भी आना चाहिए जब भी हम क्लाइंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। देन वॉलिटरिज्म, इंटेल अप्लाई द प्रिंसिपल इन्फॉर्म कांस्टेंट एंड दस इंश्योरिंग दैट पार्टिसिपेट फ्रीली चूज टू टेक और नोट द पार्ट ऑफ द रिसर्च। अब वॉलिटरिज्म का मतलब क्या है, जब भी हम अपने क्लाइंट से कोई डाटा लेते हैं या फिर रिसर्च ही कर रहे हैं तो कोई किसी से जब हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो उसको फोर्स नहीं करना है, उसका इन्फॉर्म कांस्टेंट लेना है कि आप एग्री हो तो आप ये फिल कर दीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वॉलिटरिज्म होगा। देन फुल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कांस्टेंट इज फुली इन्फॉर्म थ्रू इट प्रैक्टिस, इट इज often impossible for research and informed subject everything means सारी चीज़ों को बताना। sometime research may not to any means यहाँ पर कहा है कि फुल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि सारी चीज़ों को अपने क्लाइंट को बताना है, जो जो भी इन्फॉर्मेशन है उस रिसर्च के दौरान या क्लाइंट जब काउंसलिंग कर रहे हैं क्लाइंट की, तो जो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे सेशंस को लेके चलेंगे तो उसको पहले फुल इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि फोबिया वाला पेशेंट है तो उसको जब फोबिया अलग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि किसी मकड़ी के साथ उसके है या फिर बारिश से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, जब आप उसको ऊंचाई पे ले जाओगे तो हो सकता है उसे अटैक ही आ जाए। तो उसको पूरे सेशन के दरमियान जो जो होने वाला है उसको वो इन्फॉर्मेशन आप पहले से ही बताओगे। देन कॉम्प्रिहेंशन रिफर टू दैट पार्टिसिपेट फुली अंडरस्टैंड एंड नेचर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इवन व्हेन प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड इंटेल रिस्क। सो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आपके लिए सारी चीज़ बतानी है कि इस दरमियान में क्या क्या आपको रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। एंड देन हैव बीन मेड टू इंश्योर सब्जेक्ट फुली कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताना है, सिचुएशन पुटिंग द देमसेल्फ, सो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताना है। ओके, सो इसमें आ जाता है कंपिटेंसी, वॉलिटरिज्म, फुल इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये कंपोनेंट है। तो हो सकता है कि जैसे कि ये अभी आ गया कि कौन कौन से कंपोनेंट है फाइंड आउट करें। अब हो सकता है कि मैच द कॉलम में आ जाए, तो आपको इस तरह से दिया होगा, इनका मैच द कॉलम बनाना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये है 23 क्वेश्चन। सो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी से आया है, ये परसेप्शन से आया है ये क्वेश्चन। सो इसका क्या है, इसका आंसर है यहाँ पे देख लेते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या है। आंसर देखने से पहले इट अप्लाई टू
परसेप्शन ऑफ साइज एंड कलर ओनली, इन्होंने क्या कि ये अप्लाई होता है परसेप्शन सिर्फ साइज और कलर पे। फिर मैनी विजुअल इल्यूजन मे बी एक्सप्लेन वाई द वेरियस कॉन्स्टेंसी, कई सारी विजुअल इल्यूजरी होती है जो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्स्टेंसी को। देन कंस्टेंसी ऑकर ऑल सेंसरी मोडालिटी, जो कॉन्स्टेंसी होती है वो सारी सेंसरी मोडालिटी से होती है, जैसे कि जो 5 सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, जीभ, ये 5 सेंस ऑर्गन से कॉन्स्टेंसी होती है। देन डी क्या बोलता है, इट कीप अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट द स्मेल इंस्पाइट अ लार्ज वेरिएशन इनिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूमली रिसीव्ड सेंस ऑर्गन एंड वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर। सो ये आ जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। यस, ये है। सो एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। सो इसका सही, अगर हम अपना कॉमन सेंस ही लगाएं यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या होगा, इट अप्लाई टू परसेप्चुअल इन साइज एंड कलर ओनली। जहाँ पे ओनली शब्द लिखा आ जाए वो डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि ये ओनली जहाँ आ जाता है वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, और ज़्यादातर ये क्या हो जाता है, गलती होता है ओनली, कि सिर्फ साइज और कलर पे ये कॉन्स्टेंसी अप्लाई होती है, बाकी अदर पे नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, तो ये हो जाता है गलत। इसके बाद क्या है, सो ए हो गया गलत, यहाँ से भी ए गलत हो गया, यहाँ से भी हो गया। देन डी अकेला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सी भी है कि ऑल सेंसरी मोडालिटी से होता है। देन मैनी विजुअल इल्यूजन एक्सप्लेन होते हैं वेरियस कॉन्स्टेंसी से। सो बी सी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, दूसरा यहाँ पे सही आंसर है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो क्या है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी एंड कॉन्स्टेंसी फेनोमेना। इसे क्या, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी को ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी एंड कॉन्स्टेंसी फेनोमेना भी बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टू सी फेमिलियर ऑब्जेक्ट एज हैविंग स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर और लोकेशन। सो ये स्टैंडर्ड किस पे होता है, शेप, साइज, कलर और लोकेशन, ये सारी कॉन्स्टेंसी होती है। रिगार्डिंग ऑफ चेंजिंग इन एंगल ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस और लाइटनिंग, तो इसमें क्या हो जाता है, कोई भी साइज हो, शेप हो, कलर हो, लोकेशन हो, उसको कैसे ही अलग से आप चेंज कर दो, किसी भी एंगल से बना दो, कि कितनी भी डिस्टेंस से रख दो, लेकिन जो आपका साइज कॉन्स्टेंसी आप लगाती है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट जब आता है तो आप ऑलरेडी उसको उतना ही परसीव करोगे जितना कि वो है। जैसे कि ये रास्ता है, यहाँ पे बाइक आ रही है, यहाँ पे बाइक आ रही है, वो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आपको बिल्कुल इत्तू सी बाइक दिख रही है, तो आपने क्या कॉन्स्टेंसी लगाई, ये तो नहीं लगाई कि बिल्कुल छोटी सी बाइक है, बिल्कुल छोटी सी बाइक है। आपने ये देखा कि ये छोटी सी बाइक हमें दिख रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये हमसे बहुत दूर है, तो आपने वो साइज कॉन्स्टेंसी लगा दिया। उसी तरह से जैसे कि आप नीचे खड़े हो, आप ऊपर खड़े हुए हो, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, जैसे कि यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आप खड़े हुए हो ऊपर, ओके, ऊपर आप यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे आपका दोस्त आया, वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, आपने ऊपर से देखा वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा, बट उसकी हाइट 6 फीट है, तो आप उसके लिए ये अंदाज़ा लगा लोगे कि हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, इस वजह से वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी हो जाता है कि शेप, साइज, कलर एंड लोकेशन रिगार्डिंग ऑफ चेंज इन द एंगल, किसी भी एंगल से आप चेंज कर लो, किसी भी डिस्टेंस या लाइटिंग से ले लो, बट वो शेप, साइज, कलर, लोकेशन चेंज नहीं होता, हम उसको उसी बेस पे ही परसीव करते हैं जैसा कि वो होता है। ओके, सो देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ब्राइटनेस, शेप, साइज एंड कलर। सो यहाँ पे 4 मेन टाइप की परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होती है, जैसे कि ब्राइटनेस, शेप, शेप कहीं से भी हम देखें उसको उतना ही परसीव करेंगे, एक सिक्के को हम जितना भी दूर से देखें बट हम उस सिक्के को उतना ही परसीव करेंगे जितना वो एक्चुअल में है। तो ये क्या हो जाता है, शेप, साइज एंड कलर कॉन्स्टेंसी उतना है। सो नो मैटर चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन और ओरिएंटेशन, कोई मैटर ही नहीं करता कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट परसीव एज कॉन्स्टेंट, वो शेप उसी ही कॉन्स्टेंट फॉर्म में दिखाई देगा जैसा कि वो है, क्योंकि हम उससे फैमिलर हैं। वो हमारा जो दोस्त है 6 फीट का, हम उसको 6 फीट का ही परसीव करेंगे, बजाय वो कहीं पे भी हो, बिकॉज ऑफ दैट हम उनसे फैमिलर हैं और हम उसको वैसे ही परसीव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, ये है, 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 क्वेश्चंस क्या बोल
या ये है कि इट अप्लाई द साइज ऑफ कलर, इट अप्लाई द साइज ऑफ कलर ओनली। ओके, सो ये हो रहा था कि ये अप्लाई होता है सिर्फ साइज एंड कलर पे, बट हमने क्या पढ़ा कि कलर पे भी होता है, लाइट पे भी होता है, लाइट पे भी होगा, कलर पे भी होगा। ये है ब्राइटनेस, शेप, साइज एंड कलर, इतने पे सारी चीज़ें अप्लाई होगी। वो यहाँ पे ओनली लिखा था। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला इसी तरह से कट हो गया था। फिर विजुअल, मैनी विजुअल इल्यूजन में एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्स्टेंसी। अब कई सारी इल्यूजन तो होंगी ही, विजुअल इल्यूजन, उस वजह से कॉन्स्टेंसी होती है। इस कंटेंस कॉन्स्टेंसी ऑकर ऑल सेंसरी मोडालिटी, साइज, शेप, कलर, और भी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं। ओके, इट कीप अपीयरेंस ऑब्जेक्ट सेम इन स्पाइट। अब जो ऑब्जेक्ट है उसी सेम फॉर्म में परसीव होगा, लार्ज वेरिएशन या इनिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुली रिसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन इन लार्ज एंड वेरियस द एनवायरनमेंट। चाहे वो किस तरह से भी हमारे सामने प्रेजेंट हुआ हो, बट हम उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसी वेरिएशन में हम परसीव करेंगे जैसा कि वो है। सो इस वजह से ये क्या है, BCD इसका सही आंसर हो जाता। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं 23 क्वेश्चंस, नहीं 24 है ये क्वेश्चंस। हाँ, ये 24 क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चंस। prepare the step involved in action research is correct sequence with reference of the behavioral science। अब यहाँ पे एक्शन रिसर्च का आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ओके, सो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर होता है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या करते हैं, प्लान करते हैं। सो सी आ जाएगा, सी यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, दोनों पे है सी। सो ये कट हो जाता है क्योंकि करेक्ट, सॉरी ये कट हो जाता है पहला दूसरा। फिर सी तीसरे पे भी है और चौथे पे भी है, ये है, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। अब ये सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो फिर क्या हो जाएगा, सी आएगा, फिर आएगा ए, प्लान करेंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। सो ए ये आ जाएगा, ए आएगा। देन फिर आएगा बी, ऑब्जर्व करेंगे। देन फिर सबसे एंड में आएगा डी, रिफ्लेक्ट करेंगे। सो इसका ये सही आंसर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हम कि सबसे पहले हम प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। PAOR, ओके, PA निमोनिक्स देखें, OR। सो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्ट। ओके, सो प्लानिंग एक्शन मीन्स एक्टिंग, देन ऑब्जर्वेशन और एंड में आ जाएगा रिफ्लेक्शन। इसका ये सही सीक्वेंस हो जाता है। ओके, सो देख लेते हैं एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एम टू simultaneously investigate and solve an issues। in other words, as its name suggests, action research conduct research and टेकन द एक्शन द सेम टाइम। सो ये किसने दिया था, 1944 ने दिया था, MIT प्रोफेसर थे कर्ट लुईन, उन्होंने ये सबसे पहले दिया था। एक्शन रिसर्च क्या हो जाता है कि सिमुलटेनियसली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी इशूज़ को, जो हमारी लोकल लेवल की प्रॉब्लम होती है उस इशूज़ को हम सॉल्व कर जाते हैं सिमुलटेनियसली। एंड इन अदर वर्ड द नेम सजेस्ट, इसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। सो द हाईली इंटरेक्टिव मेथड एक्शन रिसर्च इज ऑफन यूज्ड, सोशल साइंस में यूज होता है, पर्टिकुलर ये एजुकेशन सेटिंग में यूज होता है। सो पर्टिकुलर पॉपुलर विथ एजुकेटर एज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी इस प्योरिटाइज रिफ्लेक्शन एंड ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जैसे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो ब्रिज गैप होता है उसको ये एक्शन रिसर्च जोड़ देता है कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम अप्लाई भी कर देते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है हमारी लोकल लेवल की। तो इसको हम एक्शन रिसर्च करते हैं कि अपने हम कोई एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो ड्यू टू अ नेचर द रिसर्च इज ऑल्सो समटाइम्स साइकिकल ऑफ एक्शन एंड साइकिकल इन ऑफ इंक्वायरी भी इसे बोल जाते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा।
और ये क्या है, प्लान एक्टिंग ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये इसका सही सीक्वेंस है। फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चंस है। सो आई होप आपने ये पढ़ा ही होगा और यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्लियर नहीं है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। देन इसके बाद देखते हैं 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट अबाउट मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड डिज़ाइन। सो मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड डिज़ाइन के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट है। सो इन्वेस्टिगेट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फर्स्ट बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। देन ये क्या, एसोसिएट विथ कॉम्बले एंड हॉल्डे ने ये दिया था। देन एसोसिएट विथ कमरे एंड फिसिक ने दिया था। देन इन्वेस्टिगेट कंपोजिट रिलायबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, ए और सी। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखता है। ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को इन्वेस्टिगेट करता है। देन इसके बाद आएगा एसोसिएट विथ कॉम्बले एंड फिसेक ने ये दिया था। ओके, ये हॉलीडे ने नहीं दिया था, ये फिसेक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ए सी हो जाता। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। सो व्हाट इज़ द मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स। सो ये किससे, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से ये आया है। अभी तक क्या आता था कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में ये पैराग्राफ आते थे। सो फाइंड आउट करना होता था कि कौन सी वैलिडिटी इसमें अप्लाई हो रही है, कन्वर्जेंट या डिस्क्रिमिनेट क्या हो रही है, कौन सी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बताती है, थ्योरी बनाती है। सो ये थ्योरी बताती है। बट पहली बार इन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को डीप में पूछ लिया कि ये किसने दिया था, इसके अंदर मल्टी ट्रेड मेथड मैट्रिक्स किस तरह की होती है। सो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो द मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स हियर आफ्टर लेवल MTMM। तो इसे क्या बोलते हैं, MTMM। अब हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन डाल दें कि MTMM और सामने लिख दें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सो इसको आपको मैच द कॉलम में पूछ लें। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, सो देन अप्रोच इज असेसिंग द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अ सेट ऑफ मेजर द स्टडी। सो MTMM क्या करती है, कौन सी अप्रोच को असाइन करती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। सो ये डेवलप किया था 1959 में कैम्बल एंड फिसेक ने, जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था। ओके, और ये क्वेश्चंस में पूछा गया था कि MTMM किसके अंदर आती है, सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर। अब ये एडिशनल नॉलेज देख लेते हैं कि अलोंग विथ ATMM कैम्बल एंड फिसिक इंट्रोड्यूस किया था 2 टाइप ऑफ वैलिडिटी। अब 2 टाइप की वैलिडिटी भी दिया था जो सब कैटेगरी में आती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आ जाती है। ओके, पहली आती है कन्वर्जेंट और दूसरी आती है डिस्क्रिमिनेट। ओके, डिस्क्रिमिनेट। सो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट। सो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सो क्या है, रिफर टू हाउ क्लोजली अ टेस्ट इज रिलेटेड टू अदर टेस्ट दैट मेजर द सेम और सिमिलर कंस्ट्रक्ट। सो इसमें क्या हो जाता है कि कोई एक टेस्ट है, रिफर टू द हाउ क्लोजली टेस्ट रिलेटेड टू अदर टेस्ट मेजर द सेम सिमिलर कंस्ट्रक्ट। 2 टेस्ट हैं, वो कितना एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, कितना सेम है, सिमिलर है। सो उसे क्या बोल जाते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जितना ज़्यादा सेम होगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मीन्स कि 2 टेस्ट हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस के 2 टेस्ट हैं, एक थॉर्नडाइक एक हो गया इंटेलिजेंस की, स्पेयरमैन का हो गया, दूसरा गार्डनर का हो गया। तो कोई भी जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो ये दोनों कितना हाईली कोरिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड होंगे उतनी ज़्यादा कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी उस टेस्ट की। सो ये क्या है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट इज अ बिहेवियर, एटीट्यूड और कॉन्सेप्ट। ये क्या ले लिया, कंस्ट्रक्ट। पर्टिकुलर वन दैट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, इन्हें हम पर्टिकुलर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट आइडियली 2 टेस्ट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। अब दो टेस्ट बने हुए हैं जो मेजर करेंगे इन सेम कंस्ट्रक्ट को, जैसे कि सच एज स्ट्रेस should have moderate to high correlation. So high correlation evidence conversion validity, which in turn is an indicate the construct validity. So क्या है, जैसे कि स्ट्रेस का टेस्ट है, एक ये स्ट्रेस का टेस्ट है A, देन ये भी स्ट्रेस का टेस्ट है B। तो इसमें हाईली कोरिलेशन होगा, ये एक दूसरे से कोरिलेट होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये सिर्फ स्ट्रेस को ही मेज़र कर रहे हैं, और किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं।
तो इसके साथ क्या होगा, ये हाईली कोरिलेटेड होंगे, स्ट्रेस को मेजर कर रहे हैं, ये हाईली कोरिलेटेड होंगे। देन अगर हम देखें स्ट्रेस का, एक है स्ट्रेस का और एक है पर्सनालिटी का, तो ये हाईली कोरिलेटेड होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये अलग अलग चीजें हैं, पर्सनालिटी अलग है और स्ट्रेस अलग है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी लो होगी। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई कब होती है? जब सेम टेस्ट मीन्स स्ट्रेस के एक टेस्ट है और स्ट्रेस का ही दूसरा टेस्ट है, एक स्ट्रेस का टेस्ट किसी और बंदे ने बनाया और एक स्ट्रेस का टेस्ट किसी और ने बनाया। जब इन दोनों को कोरिलेट किया गया कि ये सही से मेजर करता है स्ट्रेस या नहीं, तो इनका कोरिलेशन हाई आया। तो इसका क्या मतलब है कि ये बाकी ये जो टेस्ट बना है ये स्ट्रेस को ही मेजर करता है, इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई है। ओके उसी तरह से डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी क्या है? रिफर टू द एक्सटेंट टू विच a test is not related to other test the measure different construct। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि एक स्ट्रेस का टेस्ट है और एक पर्सनालिटी का हो गया, एक स्ट्रेस का है, एक स्ट्रेस का है ए और एक बी क्या है, ये हो गया पर्सनालिटी का। तो ये दोनों हाईली कोरिलेटेड है? नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये अलग अलग हैं। तो जितना ज़्यादा ये लो कोरिलेशन, जितनी ज़्यादा लो कोरिलेशन आएगी उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी हाई होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ों को मेजर करती हैं, ना कि सेम चीज़ को। तो इसको हम बोल जाते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। इस चार्ट के फॉर्म में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी है कि द एक्सटेंट टू विच द स्केल कोरिलेट विथ मेजर द सेम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे कोरिलेशन होगी सेम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, कि एक टेस्ट स्ट्रेस का है, दूसरा भी स्ट्रेस का है। सो इन दोनों में कोरिलेशन जो हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। सो अ न्यू स्केल to measure assertive should correlate with existing measure of assertive and with existing measure to related concept like independence। मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई एक न्यू स्केल बनाया गया असर्टिवनेस पे। अब इसको कोरिलेट करके देखेंगे जो पहले से बना था असर्टिवनेस का क्या टेस्ट। सो जब इसको कोरिलेट करा तो ये कोरिलेट होगा, इनकी हाई कोरिलेशन आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो न्यू वाले स्केल है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई है। ओके उसी तरह से डाइवर्जेंट वैलिडिटी क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट वैलिडिटी कि द एक्सटेंट टू विच डज नॉट कोरिलेट विथ मेजर ऑफ अनरिलेटेड और डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो जाता है कि कोरिलेट नहीं होता जो अनरिलेटेड और अलग सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्ट्रेस है और पर्सनालिटी है, स्ट्रेस है और पर्सनालिटी है, ये दोनों अलग अलग ही टॉपिक हैं। तो इनके जो टेस्ट होंगे वो अलग अलग, स्ट्रेस का स्ट्रेस के साथ कोरिलेट होगा, पर्सनालिटी का पर्सनालिटी के साथ। अगर इन दोनों की कोरिलेशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा लो कोरिलेशन आएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा कोरिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर लो कोरिलेशन आए तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी हाई है। बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे कोरिलेट कराना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस अलग है और पर्सनालिटी अलग है। तो जितना लो आएगा उतनी डाइवर्जेंट वैलिडिटी सही होगी, मतलब कि उतना ही टेस्ट हमारा सही है। सो असर्टिव स्केल शुड नॉट कोरिलेट विथ असर्टिवनेस। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला वैलिडिटी। इस सब ऑल टाइप ऑफ वैलिडिटी मेथड इसके अंदर आ जाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ये डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट क्या है? टेस्ट कोरिलेट विथ अदर मेजर ऑफ द सिमिलर कंस्ट्रक्ट। टेस्ट कोरिलेट होगा अदर के साथ जो सिमिलर कंस्ट्रक्ट का है, सिमिलर का है, जैसे कि स्ट्रेस 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 और स्ट्रेस इसका। सो ये दोनों कोरिलेट होंगे, सो ये हाई कोरिलेशन होगा, ये हाई कोरिलेशन होगा। सो हाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। ओके अब डाइवर्जेंट वैलिडिटी टेस्ट इज नॉट कोरिलेट विथ मेजर द अदर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट। अब टेस्ट जो है वो कोरिलेट नहीं होगा अदर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, जैसे कि स्ट्रेस है वो हैप्पीनेस के साथ कोरिलेट नहीं होगा, और उसे होना भी नहीं चाहिए। कैसे होगा आप खुद ही सोच सकते हो। सो लो हो जाएगी, क्या कोरिलेशन यहाँ लो होगी, इस वजह से हाई डाइवर्जेंट वैलिडिटी होगी कि स्ट्रेस है और हैप्पीनेस है, इनका कोरिलेशन कहीं से भी नहीं होता। तो लो कोरिलेशन आएगा, कोरिलेशन लो कोरिलेशन है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट वैलिडिटी जो हो जाएगी वो हाई है, डीवी जो है वो हाई हो गया। सो इस तरह से ये आती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सारी चीज़ें जो भी यहाँ तक डिस्कस की हुई हैं। अगर कोई चीज़
समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी आपको चीज़ें में अटक रहे हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने क्वेश्चंस आज किया है सॉल्व। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक दे देंगे, सो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ये सर्च कर लीजिए गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम, तो आप यहाँ डायरेक्ट वहाँ शो हो जाएगा, तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं इनमें कोई भी डाउट हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी क्लियर नहीं होता है प्लीज़ आप पूछ सकते हो आराम से। सो ये टेलीग्राम लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी डाउट और भी अच्छे से हम ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।